बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन को डिस्कस करेंगे। मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन का मतलब ये है कि एंजाइम किस तरह से काम करते हैं। ये एंजाइम है और एंजाइम का ये एक्टिव साइट है और साथ में सबस्ट्रेट हैं। सबस्ट्रेट, एक्टिव साइट और एंजाइम को हम लास्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जो है वो प्लेलिस्ट में जाकर वो लेक्चर्स देख सकते हैं। बट यहाँ पर मैं दोबारा से एक बार फिर आप लोगों को समझा देती हूँ कि एंजाइम जो है वो बायो कैटलिस्ट होते हैं और एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। सबस्ट्रेट क्या होते हैं? सबस्ट्रेट हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, लिपिड्स वगैरह भी हो सकते हैं। एंजाइम्स जो हैं वो रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को फास्ट करते हैं। एक्टिव साइट जो है वो यहाँ पर एंजाइम की ऐसी साइट है जहाँ पर सबस्ट्रेट आकर अटैच होते हैं। यहाँ पर ये सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट के ऊपर आकर अटैच होंगे और ये एंजाइम जो है वो इस सबस्ट्रेट के साथ कम्प्लेक्स बनाएंगे, जिसे हम ES कम्प्लेक्स कह रहे हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स कह रहे हैं। तो ये एंजाइम आकर इस एक्टिव साइट पर आकर फिट आ गया है और फिर ये सबस्ट्रेट जो होंगे वो प्रोडक्ट में चेंज होंगे, जिसे हम EP कम्प्लेक्स कह रहे हैं, एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स। तो इस एंजाइम ने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज किया है और फिर प्रोडक्ट जो है वो सेपरेट हो गया है और एंजाइम सेपरेट हो गया है। तो एंजाइम जो है वो चेंज नहीं होता, थ्रू आउट द प्रोसेस एंजाइम सेम ही रहेंगे, बट सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यू टू एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स जो हैं वो अब नेक्स्ट सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होकर रिएक्शन को दोबारा से स्पीड अप करेंगे। मॉडल ऑफ एंजाइम के बारे में कि एंजाइम किस तरह से काम करते हैं, यहाँ पर दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने हाइपोथेसिस दिए और एंजाइम का मॉडल पेश किया। एमिल फिशर ने लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम पेश किया था 1894 में और कोशलैंड ने इंड्यूस फिट मॉडल ऑफ एंजाइम को हाइपोथेसिस दिया था 1959 में। यहाँ पर बहुत गैप है दोनों के हाइपोथेसिस में। दोनों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं जो आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। एमिल फिशर ने 1894 में लॉक एंड की मॉडल दिया था, जिसके अंदर उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए थे। उन पॉइंट्स के अंदर उन्होंने ये कहा है कि एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम हैज़ डेफिनेट शेप एंड रिजिड स्ट्रक्चर। जो एंजाइम के एक्टिव साइट हैं वो उनकी जो शेप है वो डेफिनेट है, यानी कि चेंज नहीं होती कभी भी, और वो रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि वो उनका जो स्ट्रक्चर है एक्टिव साइट जो है वो हार्ड स्ट्रक्चर का होता है, यानी कि हार्ड चीज़ें, जो सख्त चीज़ें होती हैं वो कभी भी चेंज नहीं होती, उनका शेप बरकरार ही रहता है। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि एक्टिव साइट ड्यूरिंग रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन दोनों टाइम पर जो है वो ये एक्टिव साइट का शेप चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये एक्टिव साइट जो है वो हार्ड है, यानी कि रिजिड स्ट्रक्चर के बने हुए हैं। और उन्होंने क्या कहा कि अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कैन ओनली बाइंड टू द एक्टिव साइट। एक ख़ास सबस्ट्रेट ही होंगे जो इस एक्टिव साइट के साथ बाइंड होंगे, अदरवाइज़ कोई ऐसा सबस्ट्रेट नहीं हो सकता, डिफरेंट सबस्ट्रेट जो है वो इस एंजाइम पर आकर अटैच नहीं होगा। यानी कि एक सबस्ट्रेट है, सपोज़ करें कि ग्लूकोज का है, तो इनके लिए जो एंजाइम होगा वो इस ग्लूकोज को ही चेंज करेगा प्रोडक्ट में, अदरवाइज़ दूसरे एंजाइम, प्रोटीन के एंजाइम आकर इस सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं हो सकते, क्योंकि ये एंजाइम जो है वो सपोज़ करें ग्लूकोज का है, ये सबस्ट्रेट तो ये जो सबस्ट्रेट होगा वो प्रोटीन का होगा, तो एंजाइम भी प्रोटीन का ही होगा। एंजाइम जो है वो ग्लूकोज का आकर इस पे अटैच नहीं हो सकता। ये सबस्ट्रेट जो है वो लॉक एंड की मॉडल के हिसाब से उन्होंने ये कहा कि जो सबस्ट्रेट हैं वो एज अ लॉक काम करते हैं, यानी कि वो एज अ जैसे ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होती है, हर एक ताला जो है वो किसी भी चाबी से नहीं खुलता। तो इसी तरह इन्होंने भी ये कहा कि जो सबस्ट्रेट हैं वो लॉक हैं, वो सपोज़ करें वो ताला है और उनकी जो चाबी है वो एंजाइम है, जिसे की कह रहे हैं। तो लॉक एंड की मॉडल में सबस्ट्रेट को लॉक कहा जा रहा है और एंजाइम को की कहा जा रहा है। तो सपोज़ करें कि ये सबस्ट्रेट
ग्लूकोज का है तो ग्लूकोज के सपोज करें कि ये डाइसैकेराइड्स के अंदर सक्रोज है ये सबस्ट्रेट, तो ये जो एंजाइम है ये सक्रेज होगा, ठीक है, और ये इसके साथ अटैच होगा। माल्टेज का जो एंजाइम है वो इस सबस्ट्रेट को कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकता प्रोडक्ट में, तो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही स्पेसिफिक एंजाइम के साथ आकर अटैच हो सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एक्टिव साइट की वजह से, क्योंकि एक्टिव साइट का जो शेप है वो सबस्ट्रेट जैसा ही होना चाहिए, अदरवाइज़ ये सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट पर आकर बाइंड नहीं हो सकते। और जैसे ही सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पर एंजाइम की एक्टिव साइट पर आकर अटैच हो जाएंगे तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे और प्रोडक्ट सेपरेट हो जाएंगे, और एंजाइम का जो एक्टिव साइट होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। एंजाइम का एक्टिव साइट रिएक्शन से पहले भी एज इट इज़ रहेगा और एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो रिएक्शन के बाद भी एज इट इज़ ही रहेगा। तो ये जो हाइपोथेसिस था एमिल फिशर की तरफ से था, और उन्होंने ये भी कहा कि ये नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं, यानी कि इनको किसी भी सिग्नल की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ब खुद भी हमारी बॉडी के अंदर कैटालाइटिक रिएक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो इनकी जो एग्जांपल्स हैं कुछ ही एंजाइम्स हैं, जैसे कि सक्रेज है जो सक्रोज को कैटलाइज करेगा, और माल्टेज एंजाइम है जो माल्टोज को कैटलाइज करेगा। सो ये जो है वो एमिल फिशर ने अपना लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम पेश किया, और कोशलैंड जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने 1959 में इंड्यूस फिट मॉडल ऑफ एंजाइम को की हाइपोथेसिस दी। तो इंड्यूस फिट मॉडल उन्होंने नाम क्यों रखा? इंड्यूस का मतलब है चेंज करना, ठीक है, और फिट मॉडल का मतलब यह है कि एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से उन्होंने नाम रखा इंड्यूस फिट मॉडल। तो एंजाइम का जब एक्टिव साइट जो है वो चेंज होगा तो उस की वजह से इंड्यूस फिट मॉडल का नाम रखा। सो यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ ये है कि कोशलैंड ने कहा था कि एक्टिव साइट जो है वो फ्लेक्सिबल है। उनकी हाइपोथेसिस के अंदर ये डिफरेंस है कि उन्होंने क्या कहा, एक्टिव साइट इज़ फ्लेक्सिबल, एक्टिव साइट चेंज हो सकता है, फ्लेक्सिबल है, लचकदार है, जबकि एमिल फिशर ने कहा था कि एक्टिव साइट जो है वो रिजिड स्ट्रक्चर की है, जबकि कोशलैंड ने ये कहा था कि एक्टिव साइट जो है वो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर का है। इट इज़ मॉडिफाइड एज द सबस्ट्रेट इंटरेक्ट्स विद एंजाइम। तो ये जो एक्टिव साइट है ये मॉडिफाई हो सकता है, ये चेंज हो सकता है और कुछ सबस्ट्रेट की इंटरेक्शन से। तो कुछ ही ऐसे रिलेटेड सबस्ट्रेट हो सकते हैं जो एक दूसरे से सबस्ट्रेट रिलेट करते हों, वो ही जो है वो एंजाइम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और एक्टिव साइट उसी सबस्ट्रेट के लिए चेंज हो सकते हैं। तो कैसे चेंज होते हैं? एक्टिव साइट अलाउज मोर देन वन टाइप ऑफ रिलेटेड सबस्ट्रेट। तो ऊपर वाली लाइन का मतलब यही है कि जो एक्टिव साइट है वो एक से ज़्यादा रिलेटेड सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच कर सकते हैं। वो कैसे? तो ये एक एंजाइम है और ये एंजाइम का एक्टिव साइट है जिसकी शेप आप देख रहे हैं बिल्कुल चेंज है और ये सबस्ट्रेट बिल्कुल चेंज है। तो एक्टिव साइट जो है, एक्टिव साइट के अंदर कुछ ऐसे स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स हैं जो अपनी शेप को चेंज करेंगे, इस सबस्ट्रेट जैसा बना देंगे और ये एंजाइम जो है वो इस सबस्ट्रेट को अलाउ करेगा अपने अंदर। तो जैसे ही इस एक्टिव साइट का शेप चेंज होगा तो ये सबस्ट्रेट आकर इस एंजाइम के साथ फिट हो जाएगा इसके एक्टिव साइट में। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्टिव साइट था वो फ्लेक्सिबल है और एक्टिव साइट ने अपनी शेप चेंज की और शेप चेंज करने की वजह से सबस्ट्रेट आकर अटैच हुआ और एक्टिव साइट जब अपनी शेप चेंज करेगा सेम इसी सबस्ट्रेट जैसा ही करेगा जो उसके सामने आएगा। सो यहाँ पर जो है वो एक्टिव साइट चेंज हो गई है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज किया गया है और यहाँ पर एंजाइम का जो शेप है वो दोबारा पहले जैसा हो गया है। एंजाइम का जो एक्टिव साइट है दोबारा पहले जैसा हो गया है और प्रोडक्ट बन गया है। सो यहाँ पर इस हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो रिएक्शन से पहले एज इट इज़ रहेगा और रिएक्शन के दौरान वो चेंज हो जाएगा, एक्टिव साइट का शेप जो है वो सबस्ट्रेट के जैसा हो जाएगा और जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगा वो एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो दोबारा से पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, दो एग्जांपल्स दी गई हैं और दोनों एग्जांपल में एक ही
एंजाइम यूज़ हो रहा है। यहाँ पर हेमोग्लोबिन है Hb और 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है। तो हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है और 4 आयरन होते हैं और 4 आयरन जो हैं वो 4 एक मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, इनकी प्रेजेंस के अंदर जो है वो ये कैटालाइटिक रिएक्शन स्पीड अप होता है और हेमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है और ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन जाता है और हमारा ब्लड जो है वो रेडिश दिखता है। और जैसे ही ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो वो ब्लड में जो वाटर होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है सेम एंजाइम की प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड बन जाता है और फिर यही कार्बोनिक एसिड जो है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में H+ आयन और बाइकार्बोनेट्स के अंदर चेंज होता है और सेम दोबारा से ये रिपीट होगा रिएक्शन और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे ब्लड से निकलकर लंग्स में जाएंगे और हमारे लंग्स से होते हुए बॉडी से रिमूव होगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये आप सेकेंड ईयर के फर्स्ट लेक्चर में आप पढ़ेंगे इसको और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी इंशाल्लाह। सो ये जो है वो एग्जांपल्स हैं कोशलैंड ने दिए हैं, इनकी तरफ से जो एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में ये 2 एग्जांपल्स हैं कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम एक ही एंजाइम है जो रिलेटेड, तो ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं क्योंकि ये हेमोग्लोबिन के अंदर जो है वो ऑक्सीजन को कैरी कर रहे हैं और हेमोग्लोबिन से ही कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो लंग्स के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये एंजाइम जो है वो रिलेटेड सबस्ट्रेट के साथ काम कर रहे हैं। तो ये जो सबस्ट्रेट हैं ये रिलेटेड हैं, इस वजह से ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है वो दोनों सबस्ट्रेट पर काम कर रहे हैं। होपफुली कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और इस लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।